आप एक वेटनरी होने के नाते सबसे पहले तो आपका विश्वास होम्योपैथी पे क्यों आया, आप कैसे जुड़े इससे? हमारे पास पहले ही दिन एक मास्टाइटिस का केस आया। उस टाइम पे पेनिसिलिन अवेलेबल था। 2 दिन में वो बिल्कुल रिकवर कर गया और एनिमल ठीक हो गया। तो वो किसान आया एंड ही स्टार्ट वीपिंग, रोने लगा। उसने बताया कि जो आपने हमारी भैंस ठीक की है वो ठीक तो हो गई, परंतु अब वो दूध ही नहीं दे रही। फिर हमने बहुत बुक स्टडी किया, तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि यस, होम्योपैथी वर्क्स वंडर्स। होम्योपैथी में खर्चा कम है, इलाज भी क्योर होता है। इतनी सब कुछ विशेषता होने के बाद भी एक पशुपालक या आम जन एक विश्वास क्यों नहीं हो पाया अभी तक? इसके प्रति उनको पता नहीं है कि होम्योपैथी कितना अच्छा काम करती है। और जो खर्चा भी कुछ नहीं आता इसमें ना। फ्लू आ रहा है, कोई वायरल आ रहा है, उसके लिए भी प्रिवेंटिव के लिए होम्योपैथी का, जैसे अभी पोल्ट्री में इन्फ्लुएंजा चला था, तो हमने इन्फ्लुएंजिनम यूज किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ऐसे ही उसको प्रिवेंटिव में दिया हमने। गाय रखना या भैंस रखना बहुत सरल है, लेकिन जब मास्टाइटिस हो जाता है तो उसके लिए उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। अगर एक दफा मास्टाइटिस हो गया, फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। भी उसमें चिचड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं, फाइब्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। होम्योपैथी में इलाज तो है, भी हम करते भी हैं, परंतु होना यही चाहिए कि हमें जब से वो उसके एनिमल के बिहेवियर में कुछ चेंज आई है, तो तभी ही हमें मेडिसिन दे देना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। कॉमन बीमारी जो एफएमडी की है, खुरपका, मुंह पका, फिर लंपी स्किन डिजीज के ऊपर भी आपने बहुत काम किया है। साल में 1-2 बार ऐसी कौन सी मेडिसिन ले जो पहले से हम दे दें? तो होता क्या है सर, ये सब बीमारी जैसे आती है तो हर्ड के हर्ड एक साथ प्रभावित हो जाते हैं। हमारी होम्योपैथी है ना, इसमें एक ही मेन ड्रॉबैक ये है कि इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन है ये। तो हमें हर केस को देखना होता है। हम हर केस में हमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ता है। जैसे लेक्सिसा मेडिसिन है जो, वो एक सांप से बनती है। आज के इस पॉडकास्ट देख करके कम से कम हमारे दर्शक कुछ ऐसी चीज़ों को अपने यहाँ रखें जिससे सामान्य रूप से हल्का फुल्का कोई बीमार हुआ, पशु बीमार हुआ तो उसका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन जो चीज़ मेडिसिन है वो आती है आर्सेनिकल। ऐसे ही बेलेडोना है, आगे उसमें भी काम आएगा। लेके चलते वजन भी हो जाता है, लेकिन गाभिन नहीं हो रहा है। कई बार हमने बछड़ियों को भी देखा है, कटड़ियों को भी देखा है कि हीट पे नहीं आ रही है कई बार उम्र होने के बाद भी। इसके लिए कोई आप दवाई प्रेफर करेंगे सर? दवाइयाँ तो बहुत हैं, परंतु हमें ये देखना पड़ता है वो किस कारण हो रही हैं। होम्योपैथी के जो जन्मदाता थे, उनका एक ऑर्गेनल लिखा हुआ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उनके चैप्टर वाइज उन्होंने हर बात में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सी मेडिसिन किस वक्त देना है, कब देना है, उसको कब रिपीट करना है और कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। नमस्कार, द किसान शो को आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान शो कम दिनों में आज 1 लाख लोगों तक, 1 लाख परिवारों तक जुड़ा हुआ है। और ये केवल ना पसंद किया जाता है, बल्कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं, क्वेरी आती है, जिसके द्वारा हम उनकी समस्या का भी समाधान करते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही सुखद स्थिति है जब इतने कम समय में हम इतने लोगों तक पशुपालन और कृषि संबंधी बातें पहुंचा रहे हैं। आप सबका ऐसे ही प्यार और दुलार मिलता रहे, इसके लिए हम आपके विशेष धन्यवादी हैं। डॉक्टर सुरजीत सिंह मक्कड़, जो पंजाब एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर रहे, मक्कड़ जी पूरे भारत में मैं कहूं तो एक ऐसे होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने गायों में होने वाले कैंसर तक को ठीक किया है। और आप देखेंगे, आप अगर अपने घर पे गाय, भैंस या कोई भी पशु रखते हैं, होम्योपैथी इलाज एक ऐसी सस्ती इलाज पद्धति है जिसके द्वारा आप कम खर्चे में अपने पशुपालन के रोगों में होने वाले खर्चे को कम कर सकते हैं। डॉक्टर सुरजीत सिंह मक्कड़ से हमने कुछ ऐसे खास बिंदु पर बातचीत की है कि आप अपने घर पे ऐसे कौन कौन सी दवाइयां रखें जिसके कारण आप अपने पशुओं में होने वाले बीमारियों को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। दादी माँ का बटवा आप सब ने सुना होगा, लेकिन क्या हमारे घर में एक ऐसा होम्योपैथी का बटवा हम रख सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने पशुओं में होने वाले बीमारियों को जान जाए और उसे ठीक कर लें? आप सबसे अनुरोध है, ये पूरा पॉडकास्ट देखिए और अपने पशुपालन के रोगों में होने वाले खर्चे को आप जरूर कम करिए। पशुपालन विभाग, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पंजाब में 34 वर्ष तक आपने अपनी सेवाएं दी
और पूरे देश भर में मैं समझता हूँ एक बड़ा नाम होम्योपैथी को लेकर है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा, किसानों का जल्दी विश्वास नहीं होता होम्योपैथी पे। उसकी गाय या भैंस या कोई भी पशु बीमार हुआ, तुरंत किसी वेट को बुलाता है, तुरंत दवाई इंजेक्शन वो दिलाता है, वो इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि पशु एक सेंसिटिव, एक ऐसा विषय होता है जो उसके अर्थ से जुड़ा हुआ है, पैसे से जुड़ा हुआ है। पशु बीमार हो गया, हेल्थ गिरेगी, दूध का उत्पादन कम होगा, ज़्यादा दिक्कत हुई तो पशु मर सकता है। ऐसी स्थिति में आप एक वेटनरी होने के नाते सबसे पहले तो आपका विश्वास होम्योपैथी पे क्यों आया, फिर मैं पूछूंगा किसान पर ये विश्वास के आप कैसे जुड़े इस होम्योपैथी के से? हाँ, मेरा जुड़ने का मेन कारण ये था कि जब मैंने 1982 में डिग्री किया और मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हुआ भम्मी कला मानसा में, एक गांव है। हमारे पास पहले ही दिन एक मस्टाइटिस का केस आया। मस्टाइटिस है थनैला जो लगभग मस्टाइटिस का, यस, मस्टाइटिस का केस आया, जिसके थन सूजे हुए थे, उसको दूध खत्म हो चुका था, बिल्कुल बुरी कंडीशन में था। गाय या भैंस थी। तो हमने उसमें जो वहाँ पर ट्रीटमेंट था, जो हमें सिखाया गया था, जो हमें एंटीबायोटिक्स देने होते हैं, हमने उसमें उस टाइम पे पेनिसिलिन अवेलेबल था। ये बात है 1983 की। तो उस टाइम पे हमारे पास ये स्टीरॉयड होते थे, होस्टाकोटिन वगैरह होता था। तो हमने उसमें लगाया और एनिमल में 2 दिन में वो बिल्कुल रिकवर कर गया और एनिमल ठीक हो गया, उसका सूजन भी खत्म हो गया, उसका जो सब कुछ खत्म हो गया। परंतु हुआ ये कि मतलब उसी दिन ही वो शाम को मैं और, क्योंकि वो फोकल पॉइंट था, तो साथ में ही हमारे मेडिकल अफसर थे और हम दोनों बैठे चाय पी रहे थे, शाम का वक्त था। तो वो किसान आया और वो आके हमारे साथ आके बैठा, एंड ही स्टार्ट वीपिंग, रोने लगा। और हमने उससे पूछा भी आप क्यों रो रहे हो भाई? उसने बताया कि जो आपने हमारी भैंस ठीक की है वो ठीक तो हो गई, परंतु अब वो दूध ही नहीं दे रही। तो मेरे को ये बताइए अब उसका मैं क्या करूंगा? उसने दूध ही नहीं देना। हम एक लेबरर फैमिली से हैं और मैं और मेरी वाइफ दोनों जाके घास लेके आते थे और इसको बड़ा किया हमने, और अब ये इसने दूध देना स्टार्ट करेगी, हमने ये सोचा था। और उसके बाद हम अपने बच्चे इससे दूध बेच के पालेंगे। तो अब ये दूध ही नहीं देगी। अब जो बताओ इसका सिर्फ इसका गोहा उठाऊंगा एक साल, और मैं क्या करूंगा? और हमारे पास उस टाइम पे कोई अल्टरनेटिव नहीं था, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं था कि इसको कैसे करना होता है। मैंने अपने सीनियर से बात की, उनसे पूछा अभी हमें क्या करना चाहिए, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फिर हमने हमारे साथ जो मेडिकल अफसर थे, उन्होंने मेरे को बड़ा प्रोत्साहन दिया, भी आपको ऐसा कुछ करना चाहिए भी जिससे हमारे किसानों का भला हो। तो हमने उसी पॉइंट को लेके फिर होम्योपैथी में देखा और हमें होम्योपैथी में कुछ मिला। फिर हमने बहुत बुक स्टडी किया, और जब बुक स्टडी करते करते हमें फिर हमने कुछ सीनियर्स बंदे से बात की, फिर हम जो ये LMHI है इसके लाइफ मेंबर बन गए। फिर जब हमने कुछ सेमिनार्स अटेंड करने स्टार्ट किए, तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि यस, होम्योपैथी वर्क्स वंडर्स। तो फिर तब से लेके अब तक हम होम्योपैथी मेडिसिन, अगर कोई मास्टाइटिस का केस होता है, हमने हजारों केस ठीक किए हैं अब तक। और जो भी केस आता है उसको उसमें खास बात ये रहती है कि मिल्क क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क सेम रहती है, वो नहीं कम होता, तो उसका खर्चा भी कम आता है। और वो जो हमें आजकल जो मेन इशू चल रहा है AMR का इशू, वे एंटी माइक्रोबियल रेजिड्यू, वो भी कम आएगा और आएगा ही नहीं इनफैक्ट, है ना। और जो मोस्ट प्रोबेबली पीरियड रहता है, आपको मालूम ही है कि आजकल सब लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भी अगर आपने एंटीबायोटिक दिया है तो 3 दिन उसका दूध नहीं पीना चाहिए। ओके, तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अनजाने में वो दूध पी लेते हैं। तो हमें भी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीजेज हो रही हैं, दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, कैंसर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम होम्योपैथी यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि कई जगह ऐसी होती हैं कि जैसे मास्टाइटिस के केसेस में, और जैसे मास्टाइटिस में एक और भी बात होती है कि बहुत मेरे किसान भाइयों ने देखा होगा कि थन में
खून आना स्टार्ट, दूध में खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले किसान ये सोचता है कि नहीं जी, ये जो खून आ रहा है ना, ये कोई ओपरी जैसे कहते हैं ये कसर है, ये समथिंग बैड एंड बुरी नजर, यस, ये कोई बुरी नजर लग गई है एनिमल को। और वो मतलब साधु संतों के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, परंतु उसका साइंटिफिक इलाज ये होता है कि उसको मतलब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, जैसे आर्निका है, जैसे हेमामेलिस है, वो अगर हम उसको टाइम पे फास्ट फोर्स है, अगर दूध में मतलब उसका पिंक कलर आ रहा है तो हम मिलीफोलियम देंगे, अगर उसका डार्क रेड कलर आ रहा है तो हम उसको हेमामेलिस देंगे। तो होम्योपैथी की ये ब्यूटी है कि कलर के हिसाब से हमें मेडिसिन देना होता है, तो हमें रिजल्ट भी मिल जाता है। सर, सबसे बड़ी बात है होम्योपैथी में खर्चा कम है, और पशुपालन में अगर देखें तो बहुत अच्छी तरीके से इलाज भी क्योर होता है, थोड़ी देर के लिए नहीं तो लंबे समय तक के लिए। इतनी सब कुछ विशेषता होने के बाद भी एक किसान, एक पशुपालक या आम जन, मैं सामान्य साधारण ह्यूमन की भी बात करूं और पशुओं की भी, जो पशु रखते हैं उनकी बात करूं, एक विश्वास क्यों नहीं हो पाया अभी तक कि होम्योपैथी में बिल्कुल ये 100% चांस है क्योर होने का, एक अटल विश्वास, उसको एक डिसिप्लिन, एक पैरासीटामोल खाकर या कोई भी इसका खाकर वो संतुष्ट रहता है, लेकिन होम्योपैथी में बहुत जल्दी तुरंत जाता नहीं है। सर, ये सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ, सबसे बड़ा कारण मेरे ख्याल में ये है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इसके प्रति उनको पता नहीं है कि होम्योपैथी कितना अच्छा काम करती है। समय की जरूरत है कि हम उनको बहुत अच्छी तरह बताएं कि होम्योपैथी वाकई में ही काम करती है। अगर कहीं पर एंटीबायोटिक की जरूरत है भी नहीं है, तो अगर हम एंटीबायोटिक लगा रहे हैं तो एंटीबायोटिक की जरूरत ही नहीं होती। अगर हम उस केस में, जैसे मास्टाइटिस में, जैसे लंपी स्किन डिजीज हो गई या अदर डिजीज हैं, तो अगर हम उसमें हम डायरेक्ट होम्योपैथी पे चले जाते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो जैसे अभी आपने बताया था कि जो वाना जी हैं, वो कंटिन्यूस उनके पास 400 गाय हैं, वो कंटिन्यूस मेरे टच में रहते हैं, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है। जैसे जब मैंने उनका जो उनकी गाय थी उसमें जो यूट्रस में जो एक बॉल बन गया था वो बड़ा होता गया। अल्टीमेटली जब हमने उसको टेस्ट कराया तो वो उसमें कैंसर बना हुआ था। तो वो एक मतलब उसमें हमने एक मेडिसिन आती है क्लिकेरिया फ्लोर, तो हमने उसमें वो कंटिन्यूसली उसको दिया है और बिल्कुल ठीक हो गया वो। अच्छा, तो दिस इज माइरेकल है ना, वो बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद वो गाय दोबारा प्रेग्नेंट भी हुई है, उसके बाद दो काविंग उसकी हो भी चुकी हैं कैंसर होने के बावजूद। तो देखो ना कितना मतलब ये होम्योपैथी कितनी इफेक्टिव है, और जो खर्चा भी कुछ नहीं आता इसमें ना। दिस इज वेरी 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 इकोनॉमिकल, यू कैन से लाइक दैट। और किसानों को मतलब समझाने के लिए थोड़ा सा हमें बाहरली कंट्रीज में क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ पर जो एक डॉक्टर है वो होम्योपैथ्स हैं, वो वेटरनरी होम्योपैथ्स ही हैं। वो पहले उन्होंने वेटरनरी डिग्री की हुई है, फिर बाद में उन्होंने होम्योपैथी की डिग्री की हुई है, और फिर वो लोग जाते हैं उन किसानों को समझाते हैं, फिर उनको प्रैक्टिकल में काम करके दिखाते हैं। ये कमी हमारी इंडिया में अभी है। सर, अब कुछ डिजीज के ऊपर या हेल्थ का जब बात आती है तो होम्योपैथी विशेष रूप से प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए अपनाते हैं। डिजीज हो जाए तब तो देना ही है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए भी कितना असरदारक है, यानी बीमारी आने से पहले हम अगर इसको फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि कोई डिजीज इस प्रकार से आती है, फ्लू आ रहा है, कोई वायरल आ रहा है, उसके लिए भी प्रिवेंटिव के लिए होम्योपैथी का कुछ ये है? हाँ जी, हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई साहब आपने। उसमें ये है कि इसमें जो अगर हमने प्रिवेंटिव में लेना होता है तो हमें नोसोड्स में जाना पड़ता है। हमारी होम्योपैथी में कुछ नोसोड्स हैं, जैसे ये इन्फ्लुएंजिनम है। अगर कोई भी इन्फ्लुएंजा चल रहा है, जैसे अभी पोल्ट्री में इन्फ्लुएंजा चला था, हमारा एक क्लियर फार्म भी है, तो उसमें हमने देखा था कि जो बहुत ज़्यादा एनिमल्स में इन्फ्लुएंजा फैल गया था, तो लोगों में बहुत ज़्यादा, अदर फार्म से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई थी। तो हमने इन्फ्लुएंजिनम यूज़ किया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमें, और ऐसे ही उसको प्रिवेंटिव में दिया हमने। अच्छा। उसको 4-5 दिन लगातार देते रहे हम, और बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हमें। और ऐसे ही मतलब जैसे अभी आपने बात की थी वाना जी की, तो उनके फार्म में क्या होता था कि कुछ गाय को ना लगातार उनमें पैपिलोमास बन जाते थे। वो गाय में कुछ मतलब जैसे ये ट्यूमर्स बन जाते हैं, मतलब पैपिलोमास हो जाते थे, कभी कहाँ हो गए कभी कहाँ हो गए। तो हमने उनको प्रिवेंटिव के लिए थूजा बताया। तो उन्होंने क्या किया, एडलिप मतलब हर हफ्ते में वो उन्होंने थूजा खिलानी स्टार्ट की अपने कुछ एनिमल्स को जो मतलब
उसकी इसके लिए ससेप्टिबल थे। तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं उसके, तो वो हमारा पेपर भी पब्लिश होने जा रहा है। तो ऐसे मतलब प्रिवेंटिव में नोसोड्स हैं वर्किंग वेरी वेरी नाइस। सर इसी में बात करते हैं, कॉमन बीमारी जो एफएमडी की है, खुरपका, मुंह पका, फिर लंपी स्किन डिजीज के ऊपर अभी आपने बहुत काम किया है। और इस प्रकार से जो बात करते हैं हम, तो ऐसे वायरल डिजीज के लिए अलग अलग बीमारी के लिए सबसे पहले तो खुरपका मुकप्पा के लिए साल में 1-2 बार ऐसी कौन सी मेडिसिन ले जो पहले से हम दे दें? तो होता क्या है सर, ये सब बीमारी जैसे आती है तो हर्ड के हर्ड एक साथ वो प्रभावित हो जाते हैं। मैंने बकरियों में देखा है, बकरी 10 15 बकरी एक साथ मर जाती है। तो ऐसे कौन सी दवाई दें सर जो इस प्रकार से संक्रमण से हमारे पशुओं को बचाए? मैं उसी बात पे आ रहा था कि आपको बताया था पहले कि हम नोसोड्स ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नोसोड ही अल्टीमेटली जो ये वायरल बीमारी है इनके लिए बेटर काम कर सकते हैं। परंतु मेन बात ये है कि हर पैथी में जितनी भी पैथी चल रही हैं हर में कुछ ना कुछ भी ड्रॉबैक होता है। और जो ये हमारी होम्योपैथी है ना, इसमें एक ही मेन ड्रॉबैक ये है कि इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन है ये। तो हमें हर केस को देखना होता है, हम हर केस में हमें उसका कॉन्स्टिट्यूशन देखना पड़ता है। जैसे कि हम एक फार्म में जाते हैं, अगर एक मान लो एक स्टड फार्म में जाते हैं, एक फार्म में जाते हैं, तो आपने वहाँ देखा होगा कि जितनी भी गायें होंगी ना, कुछ गायें जब आप एंटर करेंगे एक स्टड फार्म में, तो कितनी भी कुछ भी स्टड फार्म नहीं, जो बाड़ा है मतलब गाय का बाड़ा है जो, तो अगर उसमें एंटर करेंगे तो कुछ गायें होंगी वो ना आपको देख के भाग जाएंगी, और फिर कुछ गायें होंगी वो बिल्कुल ना आपके साथ आएंगी और आपके साथ आके आपको ना हग करके जाएंगी। बिल्कुल, दे आर पल्सिटिला पेशेंट्स। पीछे आप आएंगी और फिर उनको जितना आप प्यार करना स्टार्ट करेंगे उनकी आंखों में आंसू भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दे आर पल्सिटिला पेशेंट्स। तो ऐसे ही हमारे कुछ पेशेंट्स होते, मतलब उसमें कुछ गायें ऐसी भी होंगी जो ना आपको देखती रहेंगी भी आप किधर जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे आपको देखती रहेंगी और जब भी उनको मौका मिलेगा वो आपको सींग मार देंगी, जो दुलत्ती मार देंगी। तो वो सस्पिशियस पेशेंट है, सस्पिशियस गाय है वो, तो दे आर लेक्सिस पेशेंट्स। तो हम इस बात पे चलते हैं कि जैसे लेक्सिस मेडिसिन है जो वो एक सांप से बनती है ना, स्नेक से बनती है। तो जितना भी उसका अगर कोई वूंड है, अगर उसमें कोई नीलापन कलर का आ जाता है तो उसमें वो बड़ा अच्छा काम करती है। फिर ये लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, लेफ्ट जो लेक्सिस है। अगर मतलब कोई भी ओवरी में जैसे कोई किसी की गाय फिर जाती है, जब मतलब रिपीटर हो रही है, जहाँ वो उसमें सिस्टिक ओवरी बन रही है ना, अगर उसमें फोलिकुलोसिस्ट है या ल्यूटल सिस्ट है, अगर वो लेफ्ट साइड में है तो लेक्सिस काम करती है। अगर वो राइट साइड पे है देन एपिस काम करती है। तो होम्योपैथी में वी हैव टू चेक दी साइड्स आल्सो, ये लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, टाइम कौन सा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो एक समय में काम करती हैं, अगर वो बीमारी आपको उस समय में आ रही है तो उसमें काम करती हैं। जैसे आर्सेनिक एल्ब है, तो इसके अगर सिम्टम्स, अगर किसी हमारे जो डॉग वगैरह कैट वगैरह होते हैं, इनमें वोमिटिंग बहुत ज़्यादा लगती है और डायरिया बहुत ज़्यादा लगता है। अगर वो डायरिया मतलब बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग है और वो सुबह सुबह लग रहा है, जैसे 12 से 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आ रहा है, उसको वोमिटिंग भी स्टार्ट हो गई, वो भी स्टार्ट हो गया, तो उसको फूड पॉइजनिंग बोल देते हैं। तो वो उसमें हम आर्सेनिक एल्ब देते हैं, वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स फॉर दैट, और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसे होम्योपैथी एक ना एक इंडिविजुअलिस्टिक तौर पे आप काम कहते हैं, मतलब है ना। तो जैसे आप कुछ दिन पहले मेरे कुछ फ्रेंड पूछ रहे थे भी आप वो PQRSU सिम्टम ढूंढते हैं, वो क्या होती हैं? तो ये सिम्टम्स होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा पिक्यूलियर, मतलब P फॉर पिक्यूलियर, PQ और SU है ये, P फॉर पिक्यूलियर जो बिल्कुल कॉमन सी हैं, देन अनकॉमन जो कि मतलब आपको दिखाई नहीं देंगी, मतलब है ना, हटके नहीं है वो, हटके हैं वो, मतलब है ना, अनकॉमन सिम्टम्स। फिर हो गया मतलब वेरी 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 रेयर सिम्टम्स, कभी कभी किसी में कभी कभी होती हैं। जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले मतलब एक मेरे पास केस आया, वो पैरेट का केस था, वो बम्बई का एक पार्टी था, उसका केस था। तो उसने मेरे को फ़ोन किया कि हमारा ऐसे ऐसे पैरेट है, तो वो मतलब 6-7 दिन से बीमार चल रहा है। तो हमने अपना इलाज कई डॉक्टर से भी कराया है और होम्योपैथ से भी कराया है, वो ठीक नहीं हो रहा। तो जब मेरे पास केस आया तो हमने उसका हिस्ट्री लिया। तो हिस्ट्री में मेरे को ये सुनने बताया कि सबसे पहले जब ये बीमार नहीं था ना,
तो ये पिंजरे के बाहर रहना पसंद करता था। अच्छा। तो जब ये बीमार हो गया तो ये पिंजरे के अंदर रहना पसंद कर रहा है। देखो कितनी चेंज आ गया उसमें। तो यही हमारा PQRSU सिम्टम है, पेक्यूलियर, क्यूर, रेयर, अनकॉमन सिम्टम है ये, कि देखो उसमें कितना उसका माइंड सिम्टम ले रहे हैं हम। होम्योपैथी में खास बात ये होती है कि हमें माइंड सिम्टम ही लेना पड़ता है। माइंड सिम्टम और कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम, ये दोनों बातों को लेके हम होम्योपैथी में पेशेंट का इलाज करते हैं, चाहे कोई भी पशु हो, चाहे वो पैरेट है, चाहे वो एलिफेंट है, चाहे वो लॉयन है, चाहे वो डॉग है, चाहे कैट है, चाहे शीप है, गोट है, वट एवर इट इज। हमने सब स्पीसीज में काम किया हुआ है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर हमने उसको सिर्फ इस PQR सिम्टम पे मेडिसिन दिया कि वो डर रहा था भी अगर मैं बाहर निकला तो मैं मारा जाऊंगा। तो जो अफ्रेड ऑफ जो सेंसेस आती है वो आर्सेनिक एल्ब में ही आती हैं। उसको डायरिया भी लगा हुआ था, वोमिटिंग भी थी, उसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थी, उसका मेंटल सिम्टम भी मिल गया, उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो गया, आर्सेनिक की मेडिसिन दिया। हमें सिमिलर ढूंढना पड़ता है, सिमिलर मेडिसिन ढूंढनी पड़ती है। इसका कहने का मतलब है ये दिमाग पर भी असर करता है, फुल दिमाग पर ही असर होता है। कोई भी हमने बीमारी का इलाज करना है उसके सबसे पहले हमारे दिमाग में बीमारी जाती है। माइंड सिम्टम्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर केस टेकिंग इन वेटरनरी होम्योपैथी। इवन ह्यूमन बीइंग्स में भी वो माइंड सिम्टम्स के लिए सेपरेट फुल सिम्टम्स होते हैं। माइंड सिम्टम्स उसके बाद दिमाग में क्या चल रहा है। और एनिमल्स में खास बात ये होती है कि ये जो नेचुरल बिहेव करते हैं, अगर इनमें कुछ मन में चल रहा होता है ना, अगर कुछ दिमाग में चल रहा होता है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए भी। अगर जैसे हम डॉक्टर लोग हैं, हम वेट्स हैं, तो हमें 5.5 साल की डिग्री में हमें ये सिखाया जाता है कि आपने कैसे एनिमल को ऑब्जर्व करना है, कैसे उसका सिम्टम्स लेना है, क्योंकि एनिमल ने बोलना तो है ही नहीं है। तो उसमें हम एक्सपर्ट होते हैं। तो जब भी हमारे पास ये होम्योपैथी में केस टेकिंग में हम केस लेते हैं तो हमें बहुत सहायता मिलती है इससे। तो इसलिए फिर मैं कहता हूँ ना कि वेट्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन चाहिए। सर अब कुछ हम बीमारियों की खास बात करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट देख करके कम से कम हमारे दर्शक कुछ ऐसी चीज़ों को अपने यहाँ रखें, अपने पास रखें, जिससे सामान्य रूप से हल्का फुल्का कोई बीमार हुआ, पशु बीमार हुआ तो उसका इलाज कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातों पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। सर सबसे पहली बात जो आती है वो एक काफ जब पैदा होता है, तो पैदा होने के साथ दस्त की प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा दूध पी लिया, कई बार दस्त लग जाती है, और ठंड में है तो कई बार कपकपी लग जाती शुरू हो जाती है। तो ऐसे नवजात बछड़े और बछड़ियों के लिए कोई प्रिवेंट ऐसा तरीका कि इसको आप दें तो इस उम्र तक के लिए ये बहुत अच्छा है, कोई एक दवाई आप बताएं। तो इन केसों में जो बछड़ू जो दस्त वगैरह लग जाते हैं, इनमें बहुत अच्छा मेडिसिन काम करता है, जैसे कि कलकीरिया कार्ब है, ठीक है। फिर उनमें ना आपने देखा होगा कि जो उनकी जो नाड़ होती है ना, कई दफा वो सूज जाती है, उसमें पस बढ़ जाती है। तो कई बार तो गाय चाट लेती है फिर डॉक्टर लोगों को उसमें चीरा देना होता है। तो होम्योपैथी में जो मेडिसिन आती है सिलिका, अच्छा, उसको सिलिका भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको सिलिसिया भी बोलते हैं, उसको होम्योपैथी नाइफ भी बोलते हैं, होम्योपैथी सर्जन्स नाइफ बोलते हैं। वो मेडिसिन देने से उसको हायर पोटेंसी में देते हैं, जैसे 200 पोटेंसी में दिया तो वो अपने आप ही उसका जो वो बना हुआ है एब्सेस वो फूट जाएगा, उसमें से अपने आप सब कुछ बाहर निकल जाएगा और वुंड हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम फिर कैलेंडुला भी इंटरनली कुछ दे देते हैं, तो उससे वो जो उसकी ग्रेनुलेशन बनने के कारण उसकी जो हीलिंग है बहुत फास्ट हो जाती है। ऐसे ही जो ये कटड़ू छोटे छोटे होते हैं, इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इनको पेशाब नहीं आता। तो अगर इसमें हम एक्यूनाइट एक मेडिसिन आती है, अगर हम वो दे देते हैं, यू आर गेटिंग वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स, वंडरफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए मतलब होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है। और सब लोगों के में ये धारणा ये रहती है हमारे किसान भाइयों में कि भी ये बहुत धीरे धीरे काम करती है। ऐसा नहीं है। जैसे वो अभी आपको बताया मैंने कि भी जो एक्यूनाइट है वो सबसे मतलब बहुत जल्दी काम करती है। जैसे पशु में मतलब जैसे हमारे कटड़ू और जो बछड़ू में अगर वो उसका पेशाब का बंद पड़ गया तो वो देखो, आपको तो मालूम भी है कि अगर वो ज्यादा देर रहेगा तो उसका यूरिनरी ब्लैडर फट जाएगा, तो उसका डेथ हो जाएगा, है ना। तो अगर हम उसमें एक्यूनाइट दे देते हैं तो विद इन 1 आवर, हाफ एन आवर मैंने देखा है उसका पेशाब आ जाता है।
वाह। तो इससे अच्छा और क्या मेडिसिन का हम क्या सबूत दें आपको, क्योंकि ये मेडिसिन काम करती है। बस सिर्फ यही है कि हमारे किसान भाइयों में अभी इन दवाइयों के प्रति अभी उनको मालूम ही नहीं है, जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो वेटरनरी होम्योपैथ्स हैं वो बहुत कम है। कई बार मैंने देखा है होम्योपैथी 2-3 दवाई रहती है तो मिक्स कर दो और उसको दे दो। कई बार बोलते हैं कि रोटी पे लग के 10 बूंद करके उसको खिलाओ, रोटी खिलाओ, गुड़ में डाल करके खिलाओ। सबसे अच्छा तरीका होम्योपैथी देने का तो जल्दी असर करे वो क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने एक 100 ml का बोतल, खास करके बड़े एनिमल के लिए एक 100 ml का बोतल लेना है, उसमें नॉर्मल वाटर ले लेना है। अच्छा। फिर उसमें 10 ड्रॉप्स मेडिसिन डालना है, जो भी मेडिसिन है 10 ड्रॉप्स मेडिसिन डालना है, जहां उसमें 10 ग्लोब्यूल्स डाल देना है जो 30 नंबर का होगा। मतलब वो जो 30 गोली आती है, ग्लोब्यूल्स हैं, जब 40 नंबर का हो या 30 नंबर का हो, 10 ग्लोब्यूल्स बहुत होते हैं। फिर हमने उसको शेक करके उसको मिक्स कर लेना है, अगर ग्लोब्यूल्स डाले हुए हैं तो। फिर उसको हमने सक्शन करना है अपने हाथ के ऊपर। तो ऐसे 5 दफा अगर हम उसको सक्शन करते हैं, उसको होम्योपैथी में ये बहुत कारगर तरीका है कि जो उसमें जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाते हैं। एनर्जी, जो होम्योपैथी का सिद्धांत यही है कि एनर्जी लेवल पे काम होता है ना। तो जो इसमें केमिकल तो होते ही नहीं ना, जो हमारी जो मेडिसिन होती है उसमें केमिकल तो होता ही नहीं है। सिर्फ इनमें एनर्जी लेवल की जो मेडिसिन होती है वही होती है। ठीक है। और फिर जब हम सक्शन करते हैं तो 5 दफा हमें सक्शन करना चाहिए, 1 2 3 4 5। फिर उसमें से जो मेडिसिन जो बोतल है उसका एक डाटा मेडिसिन का उठा के उसको सिरिंज के साथ भर के उसके मुंह में डाल देना चाहिए। मुंह में इसलिए डालते हैं कि जो जितना हमारा मक्यूजा है वो उस पर सब पे वो लगा जाएगा और जो मेडिसिन का अब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर हम चपाती देते हैं तो उसमें हमें रिजल्ट कम मिलेगा। वो इसलिए कि वो उसका जाके जो सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया ऑफ फ्रैक्शन होगा वो बहुत कम होता है। जैसे आपने मेडिसिन यहाँ पर डाली, उसको उल्ट करके दिया, भी वहां जाके लगे तो वो पर्टिकुलर एरिया में लगेगी। अगर हम वाटर डोज में देंगे, इस पर सर्च हुई है, जितनी भी हम अगर वाटर डोज देते हैं तो उसमें हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए सारे हमारे किसान भाइयों को कि हमेशा जो दो तो वाटर डोज ही देनी चाहिए। ये बहुत बहुत अच्छी और बहुत उपयोगी बात बताई सर आपने। थैंक यू। अब बच्चा बड़ा हुआ सर, बच्चा बड़ा होने के बाद कई बार वजन भी हो जाता है लेकिन गाभिन नहीं हो रहा है। कई बार हमने बछड़ियों को भी देखा है, कटड़ियों को भी देखा है कि हीट पे नहीं आ रही है कई बार उम्र होने के बाद भी। इसके लिए कोई आप दवाई प्रेफर करेंगे सर होम्योपैथी? दवाइयाँ तो बहुत हैं, परंतु हमें ये देखना पड़ता है वो किस कारण हो रही हैं। होम्योपैथी में ये आता है कि हमें LACM देखना पड़ता है। LACM दैट इज, L का मतलब है लोकेशन, भी बीमारी कहाँ पर है। दूसरा नंबर आ गया A फॉर एटियोलॉजी, उसका कारण क्या है बीमारी का। ठीक है। फिर थर्ड आ गया C, डी में कॉन्काम्पिटेंट, उसके साथ में क्या चल रहा है। भी अगर किसी को डायरिया हो, अगर उसको साथ में हेडेक हो जाए, तो होम्योपैथी में हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं। हम उसका हेडेक भी ठीक करेंगे, उसको कोई और प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेते हैं। तो जैसे कि एलोपैथी में ऐसा नहीं है, उसको सिर्फ डायरिया को ट्रीट करते हैं। तो हम अगर एनिमल में ट्रीट करते हैं तो हम उसको सब कुछ ट्रीट करेंगे उसका। अगर उसको मतलब उसको डायरिया के साथ जलन हो रही है कहीं, या उसका बेचैन हो रहा है ना। जैसे अगर वो उसके साथ में डायरिया के साथ उसको बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है और वो थोड़ा पानी थोड़े समय में पी रहा है, तो ऐसे हमारे में आर्सेनिक हेल्प देंगे हम। तो ऐसे में बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। और हमें यही देखना पड़ता है कि वो उसके माइंड सिम्टम्स हमें हर जगह लेने पड़ेंगे। तो जैसे देखो ना, उसको डायरिया हुआ, तो डायरिया होने के बाद वो इधर उधर जा रहा है, रेस्टलेसनेस हो गया उसमें, है ना। थोड़ा वो बार बार थोड़ा पानी पी रहा है, तो उसमें सिम्टम में हमें मिल गया, दैट इज PQR सिम्टम। तो आर्सेनिक हेल्प का मेन सिम्टम भी यही है, रेस्टलेसनेस एंड थोड़ा पानी थोड़े समय में पीना। तो ये इन बातों में ध्यान में रखते हुए हमें मेडिसिन देनी पड़ती है, और मेडिसिन काम करती है, इसमें कोई शक ही नहीं है कोई। परंतु उसका सिर्फ यही है, उसका चयन अच्छी तरह होना चाहिए
और मेडिसिन को सिंगल ही देना चाहिए। हम मिक्स कभी नहीं मेडिसिन को करना चाहिए, होम्योपैथी मेडिसिन को मिक्स नहीं करना चाहिए। एट ए टाइम हमें सिंगल मेडिसिन ही देना चाहिए। अगर हमें 2-3 मेडिसिन हमें देनी भी होती हैं तो पहले हम एक मेडिसिन देंगे, आधे घंटे के बाद हम दूसरी मेडिसिन दे सकते हैं अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तभी। अदरवाइज हमें सिंगल मेडिसिन ही देना चाहिए। वही हमारा जो डॉक्टर हैनीमैन थे, जो हमारे होम्योपैथी के जो जन्मदाता थे, उनका एक ऑर्गेनाल लिखा हुआ है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उनके चैप्टर वाइज उन्होंने हर बात में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सी मेडिसिन किस वक्त देना है, कब देना है, उसको कब रिपीट करना है और कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है उसके में। तो हमें ऑर्गेनोम भी पढ़ना पड़ता है और फिर ही हम मतलब इसमें एक्सपर्ट बनते हैं। अदरवाइज हम कहें कि हम मेडिसिन वैसे ही देते रहें, उसको रिपीट वैसे ही करते रहें, तो ऐसी बात नहीं बनती। सर, पशु जब गाभिन हो जाती है और जब ब्याने के कगार पर होती है, अब पशुपालक को पता है कि 10 दिन बाद ब्याएगी, और तो उसके लिए कई बार एक समस्या आती है कि पशु की ठीक से डिलीवरी हो, जेर अच्छे से गिराए और फिर अच्छे दूध पर आए। तो इसके लिए ब्याने से पहले कुछ दवा आप प्रेफर करेंगे दें, और ब्याने के बाद हम कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन उसको दे सकते हैं सर, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आती है पशुपालकों को। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्रॉब्लम सिर्फ यही रहती है ना कि हमने कौन सा मेडिसिन किस टाइम में देना है, यही हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। और पहले मैं अभी बात कर रहा था आपसे LACM की, तो उसमें कॉन्कॉमिटेंट आ गया मोडालिटी में क्या होता है कि उसके अंदर भी उठता बैठता कैसे है। मान लो अगर आपके पास एक घोड़ा आ गया तो उसको दर्द हो रहा है, वो क्या करेगा, मतलब जहाँ आगे मतलब बेचैन नीचे बैठ जाएगा, बेचैनी रहेगी और रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा, है ना। एनिमल्स में क्या होता है कि वो अगर उनको दर्द हो रहा होता है तो वो या तो किसी तरफ उठेंगे या बैठेंगे या साइड पे होंगे, भी उनको आराम कहाँ मिल रहा है, उसको मोडालिटी बोलते हैं। तो इसलिए हमें ये LACM ढूंढना पड़ता है। और बाकी क्वेश्चन रह गया आपका, जो ये मतलब एनिमल्स होते हैं भी, इनमें भी जो रिपीटर्स हो जाते हैं, जहाँ एनिस्टिस की प्रॉब्लम चल रही है, जो मेजर प्रॉब्लम है वो है न्यूट्रिशन। भी हमारे एनिमल्स को जो किसान हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे। वो इसलिए कि जो हमारी स्टार्ट करते हैं हम अपनी धरती माँ से, जो हमारी धरती है ना, इसमें हम पहले जो पौधा उगाते थे, जो चारा उगाते थे, उसमें हम देसी खाद डालते थे। सर, इसी से संबंधित हमारे पशुओं में ये जो आप बात कर रहे हैं, इसी का प्रश्न है। जैसे शुरुआत ही हमने कैंसर से की, तो व्यक्तियों में, आदमियों में कैंसर, आजकल मैंने देखा है बीमा कंपनी कैंसर का प्रॉपर, वो बोलते हैं कैंसर का बीमा जरूर ले लो, क्योंकि ये आमजन हो गया। पशुओं में भी कैंसर ये बहुत मात्रा में देखने को मिला है। सबसे बड़ा कारण क्या है सर? हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ सर। बात ये है कि मतलब जब हमने स्टार्ट कोई चीज को करना होगा ना, तो हमें अपनी धरती को देखना होगा पहले, सॉइल से, जहां के एक पौधे ने जन्म लिया, चारा जो हमारा पशु खाता है। अगर हम उसमें, आजकल क्या हो रहा है कि हम उसमें नीचे DAP डाल दिया, बाद में उसमें यूरिया डाल दिया, वो बड़ा हो गया, तो वो हमारे पशु ने खा लिया, तो उसमें हमारे पशु को क्या मिला? नाइट्रोजन। तो अगर हम कहीं उसके अंदर ना कोई मिनरल्स गया, ना कोई विटामिन गया, ना कुछ गया, तो अगर हमने वहां पर देसी खाद डाली होती तो हमारे उस चारे के अंदर सब कुछ होता, है ना। तो यही प्रॉब्लम चल रही है कि जब एनिमल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो उसके अंदर जाके फिर जा तो ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं, है ना। चाहे एनिमल की जो ओवरीज होती है बिल्कुल ब्रीक रहती हैं, वो शिवल्ड रहती हैं। अगर शिवल्ड रहती हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन आती है आयोडम, वो हमें देनी पड़ती है। अगर उसमें सिस्टिक बन जाती है, जैसे मैं आपको पहले ही बताया, भी अगर लेफ्ट साइड है, अगर जहाँ सिस्टिक ओवरी है, जहाँ वो फोलिकुलर सिस्ट है, तो हमें उसमें लैक्सिस देना पड़ता है। अगर राइट साइड में है तो एपिस जाएगा। तो ऐसे हमें मतलब होम्योपैथी में हर चीज का इलाज है, परंतु हमें एटियोलॉजी देखना पड़ता है ना। वही बात आ गई कि LACM हमें हर जगह देखना पड़ेगा, लोकेशन, एटियोलॉजी, कॉन्कॉमिटेंट एंड मोडालिटी। अगर हम ये 4 चीज़ों को देख के एनिमल में वेटरनरी केस टेकिंग करते हैं, उसमें हम होम्योपैथी देखते हैं। जैसे एग्नेस कैस्टस है, बड़ा अच्छा काम करती है। अगर हम उसमें नॉर्मल एनिमल में उसको कोई सिस्टिक नहीं है, वैसे ही रिपीट हो रहा है, तो बड़ा अच्छा काम करेगी। तो जैसे अभी हमने देखा होगा, मेरे किसान भाइयों ने सबने देखा होगा
कि जितने भी हमारे बफेलोज होती हैं या काउज होती हैं ना, अगर उनमें मेल एनिमल होना होता है तो उसमें अल्टीमेटली ना उसका साइज लार्ज होता है, और लार्ज साइज होने के कारण वो एनिमल के अंदर अपने पैर पूर मारता रहता है, और अल्टीमेटली जब उसमें डिस्टोकिया हो जाता है एनिमल में, जब डिस्टोकिया हो जाता है तो उसको जो हमारे डॉक्टर आते हैं या वैसे कोई क्वैक्स आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आके उसको खींचते हैं और अल्टीमेटली उसको मेटाइटिस भी हो जाती है, पायोमेट्रो भी हो जाता है, अल्टीमेटली वो दूध भी नहीं देते, वो सब कुछ भी नहीं करते है ना। तो अल्टीमेटली उसका कारण क्या हुआ कि उसके अंदर जब उससे बच्चा बड़ा था तो उसके अंदर लीजन्स हो गए। तो इस केस में बेलिस्पेरिनस मेडिसिन होती है, अगर हम वो 8 दिन पहले ही देनी स्टार्ट कर दें तो क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री है कि ये एनिमल ने मतलब लास्ट टाइम में ऐसा किया था, है ना, भी उसके अंदर डिस्टोकिया भी हो गया था, उसको रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा भी हो गया था, उसमें मेटाइटिस भी हो गया था, है ना। तो फिर उसके अंदर हम जाके सिर्फ उसको हमने 7 दिन पहले ब्याने से पहले 7 दिन पहले बेलिस्पेरिनस दे देनी है, तो उसका अंदर सब ठीक हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी अंदर जख्म बनेंगे वो सब ठीक रहेंगे, उसको डिस्टोकिया भी नहीं होगा, उसको मेटाइटिस भी नहीं होगा, उसको पायोमेट्रो कुछ भी नहीं होगा उसको, तो एनिमल दूध भी ठीक देता रहेगा। तो ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो कि बड़ा अच्छा काम करती हैं, जैसे आर्निका है, वो फर्स्ट स्टेज की मेडिसिन है। अगर वो सुपरफिशियल वाउंड है, सुपरफिशियल अगर आपको चोट लगी है या मतलब ऐसे लगा है परंतु वहां पर वूंड नहीं बना, वहां पर आर्निका काम करती है। अगर वही चीज बहुत डीप चली जाती है, जैसे कि अब इसमें यूट्रस में चली गई तो वो डीप चली गई, फिर वहां पर बेलिस्पेरिनस काम करेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मतलब देखना पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पर यूज होगी। सर एक सामान्य रूप से मतलब अगर पशुपालक अगर ये आपको उसको बता सके उनको कि ब्याने से पहले 5-7 दिन पहले ये दवाई दे तो सामान्य प्रसव सही होगा, यानी बच्चा सही निकलेगा, जेर सही गिरेगी और दूध सही पे आएगी, ऐसी कौन सी मेडिसिन है सर? हाँ, ऐसी मेडिसिन हम वो इस केस में वो बेलिस्पेरिनस पे फुल विश्वास कर सकते हैं। मेरे पास इस केस की स्टडी भी है और मेरा इसका पेपर भी है मेरे पास, और बेलिस्पेरिनस वर्क्स वंडर्स। अगर हम 7 दिन पहले बेलिस्पेरिनस देना स्टार्ट कर देते हैं तो दिन में 1 दफा देना है, 200 देना है, और 7 दिन ब्याने से पहले देना है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिन में 1 बार देनी है, और कितने बूंद सर? 10 बूंद? वही 10 बूंद 100 ml पानी में डाल के तो एक उसको जो एक कैप है बस 5 ml में 10 ml का कैप होता है, बस उसमें वो मेडिसिन सिरिंज के साथ निकाल के उसके मुंह में डाल देना है। सर पोटेंसी का ध्यान रखना है इसमें, सभी एडल्ट एनिमल में 200 पोटेंसी, जानवरों में वही देते हैं? नहीं, ज्यादातर हम यूज 30 पोटेंसी ही करते हैं, परंतु कई दफा हमें हायर पोटेंसी यूज करनी पड़ती है। जैसे अब सेस को अगर हमने काटना है, नाइफ की तरह काम यूज करना है, फिर हम 200 यूज करेंगे। तो ऐसे कुछ मेडिसिन होती हैं, उनको मतलब 200 में भी यूज करना पड़ता है। तो ज्यादातर मैं अपने किसान भाइयों को यही राय दूंगा, अगर वो 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे तो उनको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। ये जो आपने बताया ये 30 का ही करना है जो ब्याने से पहले हम उसको दें? हाँ, 30 ही दे सकते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात, ब्याने के बाद एक बड़ी समस्या रहती है सर, जो दुधारू पशु हैं उनके लिए मास्टाइटिस की। हर किसान ये चाहता है उसके घर 20 लीटर वाली भैंस हो, 20 लीटर वाली गाय हो, गिरलैंडो हो, बहुत अच्छा दूध दे, बाल्टी भर भर के दूध दे, लेकिन मास्टाइटिस को संभालना ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको वो शायद वो इतना उसके लिए क्योर नहीं हो सकता, उतने लिए जागरूक नहीं होता। सर किसान गाय रखना या भैंस रखना दुधारू बहुत सरल है, लेकिन उसको सही देखभाल करना ये एक बड़ा कठिन होता है, और खासकर से जब मास्टाइटिस हो जाता है तो उसके लिए उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। ये थनैला के ऊपर आपने बहुत काम किया है सर, और मैं चाहूँगा थनैला शुरुआत के थन के सूजन अगर आ जाता है, थन में चिचड़ आता है या वो गांठें निकलती हैं, ऐसी कई सारी बीमारी थने के लिए रहती हैं, थनैला के लिए आप कौन सा दवाई प्रेफर करेंगे और कुछ उपाय जो आप बताना चाहें सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमारी कोशिश यही रहती है कि खास करके अभी मैं भी स्पेशल एक कोर्स करके आया हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एडवांस कोर्स किया है मैंने, एडवांस कोर्स इन एडवांस सर्टिफिकेट इन AI इन डिजिटल हेल्थ एंड इमेजिंग। मैंने IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से ये कोर्स किया है। तो उसके अंदर यही आता है कि जैसे भी हमें पहले क्या होता था कि मास्टाइटिस, जब सब क्लिनिकल मास्टाइटिस भी ये 2 तरह की होती है, सब क्लिनिकल मास्टाइटिस और क्लिनिकल मास्टाइटिस। हमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो क्लिनिकल मास्टाइटिस में दिखाई देते हैं। सामान्य भाषा में अगर पशुपालक को बताना हो तो क्या है सब क्लिनिकल और क्लिनिकल? सब क्लिनिकल में तो कुछ पता ही नहीं चलता ना,
तो क्लिनिकल में जब उसमें अंदर सोजन आ जाती है ना, और उसके अंदर जो छिछड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हमारे किसान भाई को पता चलता है भी इसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है। सब क्लिनिकल में तो किसी को भी कुछ नहीं पता चलता है ना। तो अगर हम मतलब फिर हमें मतलब एआई से हमें अब ये फायदा हुआ है कि मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, इसको कैसे रोका जा सकता है, एआई हम मास्टाइटिस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया और हमारा उसके ऊपर पेपर के भी काम चल रहा है, सर्च में भी काम चल रहा है कि देखने में ये आया है कि जब एनिमल को सब क्लिनिकल मास्टाइटिस होना होता है, उससे पहले उसके बिहेवियर में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमारे कैमरास लगे होते हैं आजकल, जितने भी फार्म बड़े बड़े फार्म्स हैं, कुछ कैमरास लगे होते हैं, कुछ सेंसर्स लगे होते हैं, तो गले में भी सेंसर्स होते हैं, उसको कितनी फीड देनी है, कितनी देनी है ना। तो वो सेंसर्स लगे होते हैं, वो देखते रहते हैं भी एनिमल का बिहेवियर क्या है। तो जिस भी एनिमल में अगर हमें पता चलता है ना उसमें कुछ बिहेवियर चेंज आ रही है, तो हमें उसमें तुरंत इंटरवेंशन करके हम उसको होम्योपैथी मेडिसिन पे डाल देते हैं, या आज आप कह सकते हो होलिस्टिक मेडिसिन पे डाल देते हैं। तो हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसको सब क्लिनिकल मास्टाइटिस होती नहीं है। अगर सब क्लिनिकल नहीं होगी तो क्लिनिकल भी नहीं होगी। तो राइट जो वे यही है, जैसे मतलब उसका बिहेवियर चेंज हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा, बिहेवियर चेंज होके अल्टीमेटली उसके सोमैटिक सेल काउंट बढ़ जाता है। ओके, तो सोमैटिक सेल काउंट बढ़ने से ही उसको सब क्लिनिकल मास्टाइटिस हो गया, देन उसका क्लिनिकल मास्टाइटिस हो जाता है। अगर एक दफा मास्टाइटिस हो गया फिर उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, भी उसमें चिचड़े आने स्टार्ट हो जाते हैं, फाइब्रोसिस होनी स्टार्ट हो जाती है। होम्योपैथी में इलाज तो है भी, हम करते भी हैं, परंतु होना यही चाहिए कि हमें जब से वो उसका एनिमल के बिहेवियर में कुछ चेंज आई है तो तभी ही हमें मेडिसिन दे देना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। ओके, तो जब ये जैसे चिचड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर पशु चारा भी खा रहा है, अगर उसमें चिचड़े भी आ रहे हैं, तो फिर उसमें काली म्योर एक मेडिसिन आती है, बड़े अच्छा काम करती है। कौन सी सर? काली म्योर। अच्छा। अगर वो एनिमल हमारा चारा वगैरह नहीं खा रहा और उसको मास्टाइटिस हो गई और उसको जो ये अपना उसमें चिचड़े भी आ रहे हैं, उसमें मतलब पानी समर मास्टाइटिस बोलते हैं, वो भी आना स्टार्ट हो गया, तो हमारे पास जो मेडिसिन आती हैं फिर वो फाइटोलेका भी आता है, किलकेरिया फ्लोर भी आता है, देन ये आर्सेनिक एल्ब भी आता है। तो ये मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती हैं, और फाइब्रोसिस के लिए फाइटोलेका बड़ा अच्छी मेडिसिन है एक, फाइटोलिका एंड किलकेरिया फ्लोर आल्सो। तो ये बड़ा अच्छा मेडिसिन काम करती है, और हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं और अपने देश भर में इस पर बहुत काम हो रहा है, और हमारे भी एक दो रिसर्च पेपर मेरे इस पे बात पे छप भी चुके हैं कि उसको कैसे मास्टाइटिस को हम रोक सकते हैं और कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। परंतु होना ये चाहिए कि हमें पहले ही पता होना चाहिए, भी हमें इतनी सेंसेस होनी चाहिए कि एनिमल का बिहेवियर हमें पता चल जाए। वो पॉसिबल है अगर हम अपने एनिमल्स को पास जाके देखेंगे उनको। तो सर एक बहुत जैसे पुराने ज़माने में दादी माँ का बटुआ हुआ करता था, या कहें एक फर्स्ट एड किट हमारे घरों में होता है कि कोई बीमारी, हमको चोट लग जाए तुरंत वो हम डेटॉल लगा लें, कोई जल जाए बर्नॉल लगा लेते हैं। ऐसा सामान्य पशुपालक जो 5-7 पशु अपने घर पे रखता है, उसके लिए कोई एक किट आप प्रेफर करेंगे कि होम्योपैथी के लिए ये 2-4 दवाई आप रखें और वो हर एक उस पर आपके काम आ सकती है पशु के लिए? ऐसे 4-5 दवाइयों के उसके फायदे, उसके नाम, उसका उपयोग, ये कृपया बताएं सर। हाँ, तो उनमें सबसे पहले मेडिसिन, जो चीज मेडिसिन है वो आती है आर्सेनिक एल्ब, जो कि हर घर में हर किसान आर्सेनिक एल्बम, ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी का ही सर? 30 पोटेंसी का, सब मेडिसिन आप 30 पोटेंसी का यूज कर सकते हैं। हाँ। ऐसे ही बेलाडोना है, जितनी भी अगर थान में मास्टाइटिस में भी वो काम आएगी, अगर गाय को बुखार आ गया उसमें भी काम आएगी। लेके चलते सर, आर्सेनिक का यूज का क्या है? हाँ, आर्सेनिक का यूज ये है कि जो जितने भी हमारे एनिमल्स में अगर वो रेस्टलेस में हैं, वो अगर उनको बेचैनी बढ़ी हुई है, अगर उसके साथ में उसको मास्टाइटिस भी हो गई है, या उनको समर मास्टाइटिस हो गई है, या उनका जो वूंड हो गया है वो गला सड़ा हो गया है, तो उसमें आर्सेनिकल बड़ा अच्छा काम करती है। ओके, फिर दूसरा मेडिसिन आता है बेलेडोना। बेलेडोना में क्या रहता है कि जितने भी अगर वो वहां पर सूजन हो गई, थन में सूजन हो गई, या उसको फीवर हो गया, तो अगर वो उसमें सड़ान तो नहीं, चलो वैसे ही वो बहुत ज्यादा सूजन आई हुई है थनों में बहुत ज्यादा फीवर हुआ है, तो बेलेडोना बहुत अच्छा काम करता है।
तो ऐसे ही एक्ोनाइट है जो मेन मेडिसिन अभी मैंने आपको बताई थी कचड़े बचड़े के लिए। तो जितनी भी अगर सीवियर कंडीशंस में, जैसे भी एकदम सर्दी स्टार्ट हो गई, एकदम गर्मी से एकदम सर्दी स्टार्ट हो गई, जब सर्दी से एकदम गर्मी स्टार्ट हो गई, जब कुछ भी बिल्कुल इमीडिएटली कुछ हो रहा है, तो उसमें एक्ोनाइट कुछ भी सडन चेंज हो, जैसे किसी यानी को तुरंत डायरिया हो जाए, तुरंत उसको कब्जी हो जाए, तो तुरंत उसको कुछ हो जाए, तो एक्ोनाइट मेडिसिन इतना अच्छा मेडिसिन है। उस एक्ोनाइट की खास बात यह है कि हम उसको आधे घंटे बाद भी दे सकते हैं। तो फिर ऐसे ही मेडिसिन जो मेन आती है, जैसे ब्रैनी आती है, ब्रैनी मेडिसिन होती है, उसमें एनिमल बैठ जाता है, वो मूव ही नहीं करना चाहता, तो उसमें सूजन भी रहती है, जो उससे जितनी भी उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो ड्राई रहती हैं, जिसमें उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन होगी, उसमें अगर उसकी जो नाक है, हमारे किसान भाई ये बड़ी जल्दी चेक कर लेते हैं, सूख जाती है पूरी, सूख जाती है, वो जो नास होती है वो सूखी रहती है। तो ब्रैनिया तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। ऐसी ही रस्ट स्ट्रोक्स की मेडिसिन है, जो कि मतलब जैसे भी सीजन चेंज होता है तो एनिमल लगड़ा के चलना स्टार्ट कर देता है, उसकी मांसपेशियों में कुछ कमी आ जाती है, मांसपेशियों खिंची जाती है, जैसे कुछ हो जाता है, तो रस्ट स्ट्रोक्स अगर दे देते हैं, जैसे 3 डे एक फीवर आता है, वो भी उससे ठीक हो जाता है, अकेली रस्ट स्ट्रोक से ही। तो कुछ लोगों ने तो ये भी देखा है कि अगर वो लिगामेंट्स जितने भी होते हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ये प्रोलैप्स बहुत होता है अपनी गाय में, है ना, तो अगर उसमें हम उसकी मुख्य मेडिसिन है सीपिया, परंतु उसमें जो मेन मेडिसिन जो काम करती है उसके पीछे भी वही मैं आपको बताया ना कि एटियोलॉजी हमें देखनी पड़ती है। जो ये प्रोलैप्स हुआ क्यों हुआ, प्रोलैप्स इस कारण हुआ कि उसके लिगामेंट्स कमजोर हो गए हैं, तो लिगामेंट्स के लिए बेस्ट होम्योपैथी में मेडिसिन है रूटा जी। तो अगर हम वो दे देते हैं साथ में सीपीआई के साथ में, तो वी गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। तो ऐसे ही अगर उसमें जैसे वो उसको बाहर उसका जो अगर उसका पखाना भी बाहर आ जाता है, यूट्री के साथ अगर उसका पखाना भी बाहर आ जाए, तो उसमें एक मेडिसिन आती है पोडोफाइलम, अगर हम सीपीए के साथ पोडोफाइलम भी दे देते हैं उसको, वो भी रुक जाएगा। तो इसलिए काम करती है। परंतु अगर हम कहें कि हम सिंपल मेडिसिन दे दें, उसको मैनेज कुछ नहीं करें, नहीं, साथ में मैनेज भी करना पड़ेगा, साथ में हमें न्यूट्रिशन भी ठीक करना पड़ेगा, सभी बातों को ध्यान रखते हुए फिर मेडिसिन काम करती है। अगर हम कहें कि सिर्फ एक ही मेडिसिन दे दो, भाई न्यूट्रिशन उसकी ठीक नहीं करनी है हमने, तो उसका वो एनालिसिस ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें न्यूट्रिशन भी ठीक करनी पड़ेगी, मेडिसिन भी देखनी पड़ेगी, एटियोलॉजी भी हमें देखनी पड़ेगी कि उसके अंदर जो ओवरीज हैं उनका कैसे चल रहा है, उनके सिस्टम में तो नहीं कोई भी क्या चल रहा है, कैसे नहीं है। तो ऐसे होम्योपैथी बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। सर, जिस हिसाब से इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत गर्मी, बहुत सर्दी, उस समय इसका प्रभाव मानव के साथ साथ पशुओं पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसी कोई मेडिसिन जो इस एकदम क्लाइमेट चेंज में वो अपने आप को एडजस्ट कर सके, आप कोई प्रेफर करेंगे? हाँ, वो मेडिसिन अभी मैंने आपको पहले भी बोला कि जो किट है उसमें एक्ोनाइट जरूर होना चाहिए। एक्ोनाइट मेडिसिन ऐसी है कि जो कोई भी अब्रप्ट चेंजेस आती है, सीजन में चेंज आ जाए, जब कोई एनिमल में चेंज आ जाए, कुछ भी नई बीमारी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, स्टार्टिंग स्टेज में अगर हम एक्ोनाइट को स्टार्ट कर देते हैं तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसमें सेकंड मेडिसिन है डलका मारा, वो भी बड़ा, कोई भी सीजनल, जैसे डैम्प सीजन आ गया, जब मतलब जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा धुंध पड़नी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है ना, गर्मी से एकदम मतलब वो आ गया, गर्मी से एकदम आ गया, तो उसमें डलका मारा काम करेगा। तो ये 2 मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करती हैं चेंज इन सीजन। और ये मेरे किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि हमें ये मेडिसिन अपनी किट में जरूर रखनी चाहिए। सर, आपकी एक 40 बीमारियों पर होम्योपैथी की दवाएं, इस दवाई के ये भी है, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी दवाई और उसके किस बीमारियों में क्या दवाई देनी है इसका भी विवरण आपको देंगे। इस विषय पर आपने एक पुस्तक लिखी है सर, उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ हमको बताएं। हाँ, पहले वो बताएंगे, वो 40 दवाइयाँ नहीं है, वो 43 रोगों के लिए, वो 43 रोगों के लिए वो है। और वो मैंने काफ़ी, वो हमारा सारी भारतवर्ष की जितनी भी गौशाला हैं उसमें वो मेरा वो डेटा चला गया है। और फिर भी हम दर्शकों के लिए वो दिखाएंगे आपको, इसमें हमने कैसे कौन कौन सी दवाई कब कहाँ यूज़ करनी है, और बहुत इफेक्टिव है वो। तो अगर हमारे किसान भाई सिर्फ उसी को यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो उनका काम काफ़ी हद तक चल सकता है। बाकी रहेगी तो हमारा, जैसे हमारा काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इसमें, तो हमने एक बुक लिखी हुई है, दैट इज़ प्रैक्टिकल
हैंडबुक ऑन वेटरनरी होम्योपैथी। तो वो हमारा बुक बी जैन पब्लिशर्स हैं दिल्ली वाले, उन्होंने छापी है वो, तो उन्होंने पब्लिश की है। तो बहुत अच्छा बुक चल रहा है, तो सारे उसमें काफ़ी अच्छा डिमांड है। तो अमेजोन पे वो अवेलेबल है, अगर किसी मेरे किसान भाई ने खरीदनी है तो उसको खरीद भी सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई। निश्चित रूप से हम इस होम्योपैथी के जरिए और अपने पशुधन के स्वास्थ्य को तो बेहतर बना सकते हैं, खर्चे को भी कम कर सकते हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।